हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग गृह विज्ञान से संबंधित कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके टीजीटी, पीजीटी और नेट की परीक्षा से संबंधित होंगे। तो आइए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में दिए गए परिरक्षण सामग्री का सूची 2 में दिए गए भोजन बनाने के उपक्रम के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर एक साइड कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स दिए गए हैं, दूसरी साइड कुछ खाद्य सामग्री हैं। आपको मिलान करना है किसका संबंध किससे है। ठीक है, इधर साइड इसके विकल्प दिए हुए हैं, कौन सा विकल्प सही होगा ये आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें यदि बेंजोइक अम्ल की। बेंजोइक अम्ल का यूज़ कहाँ होता है? जैम्स, जेली, फ्रूट्स, यहाँ पर इसका यूज़ होता है। तो इसका ए का हो जाएगा आपका 5। ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड, इसका यूज़ होता है जितनी भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, वाइन्स, सुखाई गई सब्जियाँ। तो यहाँ पर आपका 3 इसका हो जाएगा सही। नियासिन का चीज़ में यूज़ करते हैं, कुक्ड मीट में यूज़ करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ए। ठीक है। 1। एसिटिक अम्ल का यूज़ किया जाता है चटनी में। ठीक है, तो इसका 2 सही होगा। सोडियम नाइट्रेट, इसका यूज़ होता है सोडियम नाइट्रेट का संसाधित गोश्त यानी मीट से। तो इसका 4 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से इसका मिलान सही होगा। कई बार यूजीसी नेट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं यूजीसी नेट में। तो यहाँ पर कौन सा मिलान सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा इसको अच्छे से, क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने संचार प्रक्रिया को लट्टू के समान बताया है? तो किसने बताया है कि संचार प्रक्रिया जो है लट्टू के समान होती है, यानी कि संचार का कोई निश्चित प्रारंभ अथवा अंत नहीं है, लट्टू के समान घूमती रहती है। तो ये किसने कहा है? ऑप्शन है फ्रैंक ई एक्स ने, बर्लो ने, लॉसवेल ने, या इनमें से कोई नहीं। तो किसने कहा है ऐसा? फ्रैंक ई एक्स ने ऐसा कहा है कि संचार प्रक्रिया कैसी है? लट्टू के समान होती है। तो 2 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाले आंखों की अभिव्यक्तियों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। विटामिन ए की कमी से सभी को पता है रतौंधी होता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर आपको बताना है ये जितने भी हैं यहाँ पर ऑप्शन में सभी आंखों से संबंधित होने वाले रोग हैं। ठीक है, तो इनको सीक्वेंस में लगाना है। सीक्वेंस बहुत बार आपसे पूछा गया है। ये यहाँ पर इसके ऑप्शन हैं, तो इसमें है बीटॉट स्पॉट, रतौंधी, जिरोसिस कंजक्टाइवा, कैरेटोमलेशिया, जिरोसिस कॉर्निया। ये सभी किसकी कमी से होते हैं? विटामिन ए की कमी से आंखों में होने वाले रोग हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या आता है इसमें? रतौंधी आता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। इसका ये मतलब नहीं है कि व्यक्ति को रात में नहीं दिखता है, इसका मतलब होता है रतौंधी का, नाइट ब्लाइंडनेस का, कि हल्की रोशनी में आंखों से स्पष्ट नहीं दिखाई देता। जहां पर रोशनी हल्की होगी व्यक्ति को वहां पर स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है बीटॉट स्पॉट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है? सफेद धब्बे पड़ जाते हैं आंखों में, और ये सफेद धब्बे कैसे होते हैं? तिकोने आकार के होते हैं। पूछा गया है क्वेश्चन कि जो बीटॉट स्पॉट्स में धब्बे पड़ते हैं सफेद, वो किस आकार के होते हैं? तो तिकोने आकार के होते हैं। ठीक है, तिकोने आकार के होते हैं। इसके बाद आता है जिरोसिस कंजक्टाइवा। जिरोसिस कंजक्टाइवा में क्या होता है? तो जिरोसिस कंजक्टाइवा जो है, इसमें क्या होता है? विटामिन ए की कमी से आंखों के जो भीतरी भाग की झिल्ली होती है कंजक्टाइवा, वो सूख जाती है, मोटी हो जाती है, झुर्रीदार हो जाती है। तो ये क्या है? जिरोसिस कंजक्टाइवा। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है जिरोसिस कॉर्निया। जिरोसिस कॉर्निया में क्या होता है? इसमें जो अश्रु ग्रंथियां होती हैं, जहां से आंसू निकलते हैं, उन ग्रंथियों से, वो ग्रंथियां क्या होती हैं? वहां से आंसू निकलना बंद हो जाते हैं, ग्रंथियां सूख जाती हैं। ठीक है, लास्ट स्टेज आती है कैरेटोमलेशिया। कैरेटोमलेशिया में क्या होता है? आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है। तो ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा? रतौंधी आएगा, नाइट ब्लाइंडनेस, बीटॉट स्पॉट
वॉट्स आएगा, उसके बाद कंजक्टाइवा आएगा, फिर कॉर्निया और फिर कैरेक्टोमलेशिया। इस तरीके से इसका सीक्वेंस होगा। विटामिन ए के बारे में मैंने सारा कुछ करा रखा है, प्लेलिस्ट में यदि आप जाएंगे वहाँ पर आपको मिल जाएंगे विटामिन्स, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा पूरा प्रोसेस भी अच्छे से, और भी हैं इसके कई सारे। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, सूची 1 में संप्रेषण के प्रकारों को सूची 2 में दिए गए विवरण से मिलान करना है। तो यहाँ पर कुछ कम्युनिकेशन दिए गए हैं, ठीक है, कम्युनिकेशंस दिए गए हैं, उनका विवरण आपको बताना है कि किस प्रकार का ये संप्रेषण होता है। अधोमुखी संप्रेषण, ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण, क्रॉसवाइज संप्रेषण और मौखिक संप्रेषण, यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की। तो अधोमुखी संप्रेषण कैसा होता है? अधोमुखी संप्रेषण होता है उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर। ठीक है, कैसा होता है? उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर। जैसे कि आपने देखा होगा किसी भी कार्यालय में जो ऊपर के अधिकारी होते हैं, कोई भी काम होता है तो वो किस तरीके से चलता है संप्रेषण? ऊपर से नीचे की तरफ जो चलता है, यानी उच्च स्तर से निचले स्तर तक के। तो ये कौन सा है? अधोमुखी संप्रेषण। ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण कौन सा होता है? ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण होता है निम्न से उच्च की ओर चलने वाला। ठीक है, कैसा होता है? निम्न से उच्च की ओर चलने वाला होता है। क्रॉसवाइज संप्रेषण कैसा होगा? जो क्रॉसवाइज संप्रेषण होगा वो कैसा होगा? सूचना का क्षैतिज और विकर्णी प्रभाव होगा उसमें। ठीक है, मौखिक संप्रेषण कैसा होता है? जिसमें सूचना मौखिक रूप से दी जाए, बोल कर दी जाए, वो कैसा होता है? मौखिक संप्रेषण कहलाता है। तो इस तरीके से आपका ये राइट होगा। इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, ज्वर की अवस्था में यानी फीवर की अवस्था में जब शारीरिक तापमान में प्रति 1 फ़ारेनहाइट वृद्धि से न्यूनतम चयापचय दर में निम्न परिवर्तन आता है। यहाँ पर हम बेसल मेटाबॉलिक रेट की बात कर रहे हैं कि जब फीवर होता है और टेम्परेचर जो है, बॉडी टेम्परेचर प्रति 1 फ़ारेनहाइट में वृद्धि होगी तो बीएमआर जो है उसमें क्या परिवर्तन आएगा? 7% बढ़ जाएगा, घट जाएगा 7%, या 5% बढ़ जाएगा या 5% घट जाएगा। तो क्या चेंजेस आते हैं बीएमआर में, बेसल मेटाबॉलिक रेट में? तो इसमें क्या होता है? फीवर की स्थिति में क्या होगा? जो चयापचय दर है वो क्या होगी? 7% बढ़ जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार 2 से 3 बार ये पूछा गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है? चयापचय दर बढ़ने लगती है और 1 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ने पर 7% बढ़ जाती है। ठीक है, इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर में। और यदि सोने की अवस्था में कभी पूछ ले तो निद्रा की अवस्था में 10 से 15% बीएमआर रेट जो है वो क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? 10 से 15% कम हो जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। 6ठा क्वेश्चन है, सूची 1 में दी गई जीवाणुओं को सूची 2 में दिए गए खाद्य पदार्थ से मिलाएं जिनके द्वारा वे संचारित होते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया के नाम दिए गए हैं सूची फर्स्ट में, सूची सेकंड में कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, तो इनका आपको बताना है। तो देखिए, साल्मोनेला है, स्पेक्ट्रोकोकस है, क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिज्म है, टीनिया सोलियम है, सिगेला है। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है, ये मैंने कराया भी हुआ है अलग से, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो साल्मोनेला जो है ये किस में होता है? तो ये अंडे व मांस उत्पाद में। ठीक है, अंडे और मांस उत्पाद में, इसका हो जाएगा 4। स्ट्रेप्टोकोकस ये किस में होगा? क्रीम वह डेयरी उत्पाद जो होते हैं। ठीक है, क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिज्म इसका हम अक्सर पढ़ते रहते हैं। क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिज्म डिब्बाबंद जो भोज्य पदार्थ होते हैं, कैनिंग फूड होते हैं, उनमें। ठीक है, टीनिया सोलियम जो होता है जो सुअर होते हैं उनके मांस में। ठीक है, सुअर में संक्रमित होता है, यदि कोई मनुष्य उसको ग्रहण कर ले, उस मीट को ग्रहण कर ले तो उसे क्या होगा? ठीक है, उसमें होता है टीनिया सोलियम, तो मनुष्य भी संक्रमित हो जाता है ऐसे में। सिगेला कच्ची सब्जियां व सलाद में। तो इस तरीके से इसका मिलान होगा। साल्मोनेला अंडा व मांस उत्पाद, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया क्रीम वह डेयरी उत्पाद, क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिज्म
डिब्बा बंद जो भी कैनिंग फूड होते हैं उनमें टीन या सोलियम, सुअर का मांस वह उत्पाद, शिगेला कच्ची सब्जियां एवं सलाद। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार यूजीसी नेट में पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है, सूची 1 में दिए गए मदों को सूची 2 में दिए गए खाद्य पदार्थों से मिलाएं। तो यहाँ पर भी कुछ प्रिजर्वेटिव्स दिए हुए हैं, उनको मिलान करना है। तो यहाँ पर बताना है जो सॉर्बिक एसिड है इसका यूज योगर्ट में, ठीक है। बेंजोइक एसिड जैम वह जेली, अभी हमने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा था, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड बियर, सोडियम नाइट्रेट मीट, एसिटिक एसिड चटनी हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है। और नियासिन या निसिन ये होता है चीज में। तो इस तरीके से इनका मिलान सही होगा। ऑप्शन इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो यहाँ पर मिलान बताना है कौन सा सही नहीं होगा, ठीक है। ये आपका एक्सटेंशन एजुकेशन का क्वेश्चन है। तो कुछ प्रोजेक्ट आए थे, उनसे संबंधित आपको बताना है। इटावा पायलट प्रोजेक्ट किसके द्वारा लाया गया? एल्बर्ट मेयर के द्वारा, ठीक है। मार्थंडम प्रोजेक्ट स्पेंसर है, ये भी राइट है। गुड़गांव प्रोजेक्ट FL ब्रेयन, और श्रीनिकेतन योजना जो है ये एलमहर्स्ट के सहयोग से आई गई, ठीक है। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये आपका गलत है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और आप देख लीजिएगा कि जो श्रीनिकेतन योजना थी ये आई कब थी? तो ये 1921 में आई थी, ठीक है। सर्वप्रथम रविंद्रनाथ ठाकुर ने इसकी पहल की थी। क्वेश्चन कभी इस तरीके से पूछ ले मिलान करने के लिए, तो वो भी आपका राइट आंसर होगा। श्रीनिकेतन योजना का संबंध किससे है? रविंद्रनाथ ठाकुर, ठीक है। और एलमहर्स्ट 1921 में आई थी, और इसमें क्या किया गया था? 8 गांव को केंद्र बनाकर कार्य प्रारंभ किया गया था, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप यदि GIC का पेपर देखेंगे तो उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। गुड़गांव प्रोजेक्ट की यदि हम बात करें तो इसमें विलेज गाइड की नियुक्ति की गई थी। एक विलेज गाइड होगा, ठीक है, जो भूमिका निभाएगा ग्रामीणों तथा विशेषज्ञों के मध्य। जो भी विशेषज्ञ होंगे उनके और ग्रामीणों के मध्य भूमिका निभाएगा, मध्यस्थ की विलेज गाइड की नियुक्ति की गई थी। और गुड़गांव प्रोजेक्ट कब आया था? 1920 में, 1920 में। मार्थंडम योजना की यदि हम बात करें तो ये कब आई थी? मार्थंडम योजना तो ये 1928 में आई थी, ठीक है। 1928 में आई थी, लिख लीजिएगा। यहाँ पे सही से लिख नहीं पाते हैं क्योंकि मैं फ़ोन से ही रिकॉर्ड करती हूँ। मार्थंडम प्रोजेक्ट एक स्पेंसर हे के द्वारा 1928 में लाया गया था, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था? इसमें प्रदर्शन केंद्र की स्थापना की गई थी। मान लीजिए कि किसी को मुर्गी पालन से संबंधित जानना है, या फिर जो भी है जैसे खेती के संबंधित हो गया, तो इसमें प्रदर्शन किया जाता था, प्रैक्टिकली लोगों को सिखाया जाता था, ठीक है। इटावा पायलट प्रोजेक्ट की भी यदि बात करें तो ये कब आया था? इटावा पायलट प्रोजेक्ट 1948 में आया था, ठीक है। 1948 में आया था। इटावा यानी उत्तर प्रदेश में है, पायलट प्रोजेक्ट लाया गया। और इसमें क्या था? इसमें विलेज लेवल वर्कर की नियुक्ति की गई थी, ठीक है। विलेज लेवल वर्कर की नियुक्ति इसमें की गई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धात्री माता यानी जो लैक्टेशन वुमेन है 0 से 6 मंथ के लिए प्रोटीन की प्रस्तावित मात्रा ICMR के अकॉर्डिंग 2020 की यहाँ पर बात कर रहे हैं ICMR की हम, तो कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 45.7 ग्राम पर डे, 62.6 ग्राम पर डे, 72 ग्राम पर डे, या 64.2 ग्राम पर डे। तो कितनी होनी चाहिए लैक्टेशन को प्रोटीन की कितनी मात्रा की रिक्वायरमेंट रहती है पर डे? तो देखिए यदि हम विमेन की बात करें तो कितना दिया जाता है प्रोटीन, जो ICMR के अकॉर्डिंग बताया गया है 45.7, ठीक है, 45.7 होता है। लैक्टेशन की यदि बात करें
जिसका बेबी हो गया है 0 से 6 मंथ का, तो इसमें प्लस कर देंगे 16.9, ठीक है। और 6 से 12 वाले के लिए प्लस कर देंगे 13.2। तो इसमें राइट आंसर आपका कौन सा होगा? 62.6 ग्राम पर डे, 45.7 और इसमें प्लस कर देंगे 16.9 को। तो इतनी प्रोटीन दी जाती है, रिक्वायरमेंट होती है लैक्टेशन वुमेन को 0 से 6 मंथ में। तो ये प्रोटीन की प्रस्तावित मात्रा है आईसीएमआर 2020 के अकॉर्डिंग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ऊन के विनिर्माण तथा प्रोसेसिंग का अनुक्रम बताइए। ऊन की किस तरीके से प्रोसेसिंग होती है वो आपको यहाँ पर बताना है, क्रम बताना है। ग्रेडिंग है, शेयरिंग है, स्काउरिंग है, कार्डिंग, कार्बोनाइजिंग और स्पाइनिंग। तो इसमें आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो भेड़ होता है उससे ऊन काटी जाती है, ठीक है। भेड़ से ऊन को उतारना या काटना, इसको क्या कहते हैं? शेयरिंग कहते हैं, ठीक है। शेयरिंग की प्रोसेस होती है। फिर क्या होता है? ग्रेडिंग की प्रोसेस होती है, ठीक है। ग्रेडिंग में क्या करते हैं, इसमें जो भी रेशे होते हैं, जो भी हमें भेड़ से प्राप्त हुए हैं, उनको उनकी लंबाई के अनुसार, ठीक है, लंबाई, डायमीटर और किस्म के आधार पर उनको बांटा जाता है, ग्रेडिंग दी जाती है। फिर उसके बाद प्रोसेस कौन सा आता है? उसके बाद आता है प्रोसेस स्काउरिंग का, ठीक है। स्काउरिंग में क्या करेंगे? साफ सफाई होती है, इसमें क्लीनिंग की जाती है, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस कौन सा आता है? कार्डिंग का प्रोसेस आता है। एक मिनट, यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लेती हूँ इसको। स्काउरिंग हो गया था। स्काउरिंग 3rd नंबर पर आपका स्काउरिंग आएगा। उसके बाद आता है कार्बोनाइजिंग, ठीक है, कार्बोनाइजिंग होता है। फिर उसके बाद कौन सा प्रोसेस होता है? कार्डिंग प्रोसेस, ठीक है। और 6 नंबर पर कताई का कार्य होता है। तो ये आपका प्रोसेस सही होगा। शेयरिंग, भेड़ से जब उनको काटा जाता है, उतारा जाता है, उसको शेयरिंग बोलते हैं। कई बार ये टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है, मैंने ये कराया भी हुआ है। टेक्सटाइल से संबंधित जितनी भी टर्म्स यूज होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रेडिंग होती है, स्काउरिंग होता है, कार्बोनाइजिंग प्रोसेस होता है, कार्डिंग प्रोसेस होगा और फिर बाद में कताई का कार्य होता है। तो इस तरीके से ये क्रम सही होगा। ऑप्शन कौन सा इसमें राइट आंसर होगा? ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ट्रिल बुनाई के कपड़े कौन से होते हैं? ट्रिल बुनाई बोल दो या फिर इसे तिरछी बुनाई भी कहा जाता है, ठीक है। ट्रिल बुनाई को और क्या कहा जाता है? तिरछी बुनाई से कहा जाता है। इससे संबंधित कौन से कपड़े होते हैं? सर्ज, डेनिम, मॉक्स क्लॉथ, गैबर्डीन, ब्रॉड क्लॉथ। तो कौन सा इसमें सही होंगे? तो देखिए सर्ज हो गया, ठीक है, डेनिम हो गया और गैबर्डीन हो गया, ये आपके ट्रिल बुनाई से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन इसमें ए आपका सही होगा। जबकि मॉक्स क्लॉथ जो है ये किससे संबंधित है? बास्केट से। ब्रॉड क्लॉथ ये किससे संबंधित है? प्लेन से, ठीक है, सादी बुनाई से। और बाकी ये सर्ज, डेनिम, गैबर्डीन ये किससे संबंधित है? आपके ट्रिल बुनाई या फिर तिरछी बुनाई से संबंधित कपड़े होते हैं। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 में दिए गए कपड़ों को सूची 2 में दिए गए उनकी बुनाई से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर मिलान करना है, कुछ कपड़ों के प्रकार दिए गए हैं और बुनाई के प्रकार दिए गए हैं। तो यहाँ पर मिलान करना है आपको। मॉन्क क्लॉथ किससे संबंधित है? ये बास्केट बुनाई से, ठीक है। किससे संबंधित है ये? बास्केट बुनाई से। है नहीं ऑप्शन में, यहाँ पे बास्केट कर लीजिएगा आप। किससे संबंधित है? बास्केट से, ठीक है। बैटिस्टो, बैटिस्टो होता है किससे संबंधित होता है? सादी बुनाई से, ठीक है। सर्ज, सर्ज किससे संबंधित है? ट्रिल बुनाई से, अभी हमने देखा था। और गैबर्डीन था आपका, ठीक है। हका बैक ये किससे संबंधित है? डॉबी बुनाई से। तो इस तरीके से आपका मिलान सही होगा। राइट आंसर इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए इसमें राइट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस बुनाई में 2 तंतु ताना और 2 तंतु बाना होता है? किस बुनाई में होता है 2 तंतु ताना और 2 तंतु बाना? किस में होता है? कौन सी बुनाई है ये? स्वीवल वीव, डॉबी वीव, डबल वीव, प्लेन वीव। तो ये कौन सी होती है? डबल वीव। नाम से ही स्पष्ट है।
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 में दिए गए कपड़ों को सूची 2 में दिए गए उत्पत्ति के स्थान से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ कपड़ों की सूची दी गई है, उनकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई है ये आपको मिलान करना है। ऑप्शन है ईकत। ईकत कहाँ का है? तो ईकत आपका कहाँ का हो गया? ईकत है उड़ीसा का। ठीक है, टाई एंड डाई का प्रकार है जिसमें एक तंतु ताना या बाना को रंगा जाता है। सिबोरी ये कहाँ का है? सिबोरी जापान का है। पोचमपल्ली का संबंध कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से। बांधनी का संबंध कहाँ से है? राजस्थान से। तो इस तरीके से कौन सा मिलान इसमें सही होगा? ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कलमकारी बनाने का सही क्रम दीजिए। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, अभी इससे पहले जो आपका ये यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था तभी भी ये क्वेश्चन आया था, बहुत बार ये आपसे पूछा गया है। कलमकारी है कहाँ की? तो कलमकारी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। हैंड प्रिंटिंग होती है। नेचुरल डाइस का इसमें प्रयोग होता है। नेचुरल रंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हाथों के द्वारा की जाने वाली पेंटिंग है, आंध्र प्रदेश की है। इसमें आपको इसका क्रम बताना है, तो क्रम कौन सा सही होगा? तो देखिए सबसे पहले क्या किया जाता है, इसमें सबसे पहले करेंगे वस्त्र को सबसे पहले वस्त्र को क्या किया जाता है? प्राकृतिक तरीके से ब्लीच किया जाता है। ठीक है, कलमकारी में सबसे पहले क्या करेंगे? ब्लीच करेंगे। ठीक है, ब्लीच करने के बाद मायरोब्लम में रंगा जाता है। ये क्या होता है? एक वृक्ष होता है। ठीक है, उसमें रंगा जाता है। उसके बाद कौन सी प्रोसेस आती है? छपाई की, प्रिंटिंग की जाती है वस्त्र की। प्रिंटिंग के बाद क्या आता है? प्रिंटिंग के बाद प्रोसेस होता है धोना और उसे उबालना, यानी वॉश किया जाएगा, फिर बॉइलिंग किया जाएगा और इसके बाद कौन सा उपचार किया जाता है? फिटकरी का उपचार किया जाता है। ठीक है, फिटकरी के उपचार के बाद लास्ट में वस्त्र को धोया जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले प्राकृतिक तरीके से ब्लीच करेंगे। ब्लीच करने के बाद क्या करेंगे? मायरोब्लम ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है? छपाई का कार्य होता है। उसके बाद वस्त्र को धोया जाता है, उबाला जाता है, फिर क्या करेंगे? चित्र बनाया जाता है। चित्र बनाने के बाद फिटकरी उपचार दिया जाता है और फिर वस्त्र को धोया जाता है। यही इसका सही क्रम है। वैसे कलमकारी मैं आपको सही तरीके से एक बार समझा दूंगी क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा गया है, चर्चा में भी रहता है, तो देख लीजिएगा आप। क्योंकि जो जितने भी प्रिंटिंग हैं, जितनी भी एम्ब्रॉयडरी हैं, जब भी न्यूज़ में रहती हैं, जैसे कि अभी मैंने यूनेस्को की लिस्ट आपको बताई थी, जितने भी फैब्रिक्स हैं टेक्सटाइल से संबंधित, वो आप जरूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि जो भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, चर्चा में रहते हैं, वो जरूर आपके यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। वहां पर नए क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो ये आपके 15 क्वेश्चन थे। कहीं भी किसी को भी कोई भी डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।